आखिर मैं एक पिता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इतनी आसानी से हिम्मत तो नहीं हारूंगा। ऐसे कैसे मेरे बेटे के साथ वो गलत कर सकती है। पत्नी बनकर आई थी वो उसकी, और आज उसकी क्या हालत कर दी है उसने। इतनी आसानी से मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सुरेंद्र जी हिम्मत करते हुए खड़े होकर बोले। उन्हें इस तरह देखकर उनकी पत्नी माया ने कहा, रहने दो जी, हम क्या ही कर लेंगे। हमारा बेटा तो सलामत है ना, बस वही काफी है। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। जाने दो उसे। तुम उसे सलामत कह रही हो। हमने अपना जीता जागता बेटा बहू को सौंपा था, उसने जिंदा लाश बनाकर हमें दे दिया है। हंसता मुस्कुराता मेरा बेटा आज कैसे हालात में हो गया है, और ये सब उसके कारण। सुरेंद्र जी की बात सुनकर माया अपने पल्लू से अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। आखिर वो भी क्या करती। अपने 27 साल के बेटे को यूं हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ा देखकर किस माँ को रोना नहीं आएगा। 1 साल पहले सुरेंद्र जी और माया जी ने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी रागनी से कराई थी। रागनी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, पर उसके ख्वाब शुरू से ही बहुत ऊंचे थे। रागनी पढ़ना चाहती थी। उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, जो उसके पिता अपनी कम आय के कारण नहीं करवा पा रहे थे। शादी से पहले ही उसने बता दिया था कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन सुरेंद्र जी के परिवार को इसमें कोई समस्या नहीं थी, तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। यहाँ तक कि जब रागिनी के पिता ने कहा कि वो सामूहिक सम्मेलन में विवाह करना चाहते हैं क्योंकि वो शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उसके लिए भी वो लोग राजी हो गए। काफी साधारण तरीके से रागिनी और अभिमन्यु की शादी हुई थी। शादी होकर रागिनी ससुराल आ गई, लेकिन पगफेरे के लिए गई तो लौट कर नहीं आई। जब अभिमन्यु उसे लेने गया तो उसने कहा, अब मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, ससुराल में रहकर ये संभव नहीं है। अभी मुझे आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है। सोच रही हूँ कि शादी में आए हुए शगुन के पैसों से मैं अपनी एडमिशन की फीस भर दूँ। अरे पढ़ाई ही तो करनी है, वो तो वहाँ पर भी हो सकती है, और फिर वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कौन है। मैं और पापा तो सुबह ही दुकान चले जाते हैं, जिसमें रात को ही घर आते हैं। मम्मी ही रहती है दिन भर घर में। मेरी मम्मी बहुत सुलझी हुई है और वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और रही बात फीस की, तो वो मैं जमा करवा दूंगा ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो। आखिर हमने वादा किया है तुम्हें आगे पढ़ाने का, तो हम उसे निभाएंगे भी, अभिमन्यु ने कहा। नहीं अभिमन्यु जी, कम से कम आप तो मेरी भावनाओं को समझो। आप मेरे जीवन साथी हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। रागिनी ने बड़े ही प्रेम भरे शब्दों से अभिमन्यु से विनती की। ये सुनकर अभिमन्यु का दिल पिघल गया और वो रागिनी को वहीं छोड़कर आ गया। साथ ही कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस भी दे आया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि और जरूरत हो तो बोल देना। जब घर आया तो माया जी ने इस बारे में पूछा तो अभिमन्यु ने उन्हें समझा दिया। हालांकि ये बात माया और सुरेंद्र को भी अजीब लगी, पर ठीक है, बेटे बहू की आपसी समझ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूं तो रागिनी कभी अभिमन्यु से ठीक से बात भी नहीं करती। अगर अभिमन्यु फोन लगाता तो कभी पढ़ाई का बहाना, तो कभी कुछ और बहाना करके फोन जल्दी से जल्दी रख देती। लेकिन जब पैसे लेने होते तो बड़े ही प्यार से अभिमन्यु से बात करती। महीने में एक बार 15-20 हजार रुपये आराम से वो ले लेती, ये कहकर कि कोचिंग की फीस जमा करनी है, जरूरी किताबें खरीदनी है। अभिमन्यु भी विश्वास ही विश्वास में पैसे रागिनी को दे देता था। कई बार अभिमन्यु उससे मिलने के लिए उसके घर जाता तो कई बार वो मिलती ही नहीं, और जब मिलती भी तो हमेशा यही कहती कि कल मेरा वीकली टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है। इसलिए 10-15 मिनट उसके पास बैठती और फिर पढ़ने के लिए अपने कमरे में चली जाती। तीज त्योहार पर भी अगर माया जी उसे आने के लिए कहती तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती, या फिर आती तो दिन में 1-2 घंटे रुकती और फिर वापस अपने मायके चली जाती। ये सब यूं ही चलता रहता अगर रागिनी को किसी और लड़के के साथ नहीं देखा होता। उन्होंने घर जाकर अभिमन्यु को बताया तो अभिमन्यु ने कहा, पापा कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार होगा। तब सुरेंद्र जी ने कहा, बेटा हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें पता भी है कि रागिनी कौन से कॉलेज में या कौन सी कोचिंग सेंटर में जाती है। मैं तुम्हारे मन में तुम्हारी पत्नी के लिए शक के बीज नहीं बो रहा हूँ, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विश्वास ही विश्वास में रह जाएं। आजकल जमाना बड़ा खराब है, तो थोड़ा पता करो। अभिमन्यु को भी सुरेंद्र जी की बात सही लगी। आखिर कुछ दिन दुकान न जाकर उसने इस बारे में पता करना ठीक समझा, लेकिन जो बातें उसके सामने निकल कर आई उससे वो हैरान रह गया।
रागिनी सुबह कॉलेज के लिए तो रवाना होती थी, पर कॉलेज ना जाकर पूरे दिन वो एक लड़के के साथ घूमती रहती थी। यहाँ तक कि उसने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था। फिर वो पैसे किस बात के लिए ले रही थी? मतलब पैसे अभिमन्यु से ले रही थी और खर्च किसी और के साथ कर रही थी। ये देखकर अभिमन्यु पूरी तरह से टूट गया था। आखिर कुछ दिन बाद उसने हिम्मत कर सुरेंद्र जी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सुरेंद्र जी और माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने इस बारे में रागिनी और उसके माता पिता से बात करना ठीक समझा और एक दिन बिना बताए अचानक उसके घर पहुंच गए। लेकिन रागिनी के माता पिता ने तो मानने से इनकार ही कर दिया। उल्टा वो सुरेंद्र जी और अपने परिवार पर झूठा इल्जाम लगाने लगे कि वो लोग रागिनी को परेशान करते हैं और अब उसे पढ़ाने के लिए वादे से मुकर रहे हैं। तब सुरेंद्र जी ने कहा, हम ना तो रागिनी को परेशान कर रहे हैं, ना ही उसे पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं, पर हम रागिनी की पढ़ाई का खर्चा तभी देंगे जब रागिनी ससुराल में रहेगी और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। लेकिन रागिनी ने इससे साफ इनकार कर दिया। मैं ससुराल में नहीं रहूंगी और रही बात खर्चे देने की, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आजकल कानून भी लड़कियों की ही सुनता है। रागिनी के जवाब को सुनकर सुरेंद्र जी और उसका परिवार हस्तप्रभ रह गया। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आखिर उन्हें समझ में आ गया कि वो गलत ही फंस चुके हैं। आखिर सुरेंद्र जी साफ मना कर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वापस घर आ गए। दूसरे दिन रागिनी ने उनके खिलाफ केस दायर कर दिया कि अभिमन्यु और उसके परिवार वाले उसे परेशान करते हैं और उसे बात बात पर घर आकर प्रताड़ित करते हैं। साथ ही वो दहेज की भी मांग कर रहे हैं। आखिर जब अभिमन्यु और उसके परिवार वालों को नोटिस मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस बारे में रागिनी और उसके माता पिता से बात भी की तो उन्होंने बाहर की सेटलमेंट करने की बात की। केस वापस लेने के एवज में रागिनी ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, पर अभिमन्यु ने कहा, किस बात के पैसे चाहिए आप लोगों को? हमने तो आपका कोई खर्च नहीं कराया। शादी भी सामूहिक सम्मेलन में हुई थी और साल भर आप लोगों ने हमसे पढ़ाई के नाम पर पैसे ही ऐंठे हैं। हम तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे आपको। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कानून अच्छे से जानती हूँ। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगी, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। रागिनी ने अभिमन्यु से कहा, पर अभिमन्यु और उसका परिवार इसके लिए राजी नहीं था। आखिर वहां से निकलकर अभिमन्यु और उसके परिवार ने भी रागिनी के खिलाफ केस दायर कर दिया। परंतु ये समय परिवार के लिए बहुत ही भारी रहा था। आखिर सामाजिक और मानसिक तौर पर अभिमन्यु और उसका परिवार काफी कुछ झेल रहा था। यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी रागिनी के खिलाफ गवाही देने से बच रहे थे। आखिर कोई भी आज के जमाने में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। आए दिन रागिनी और उसके परिवार वाले उन पर कुछ न कुछ इल्जाम लगा रहे थे। कोर्ट में केस चल ही रहा था। 2 दिन पहले सुनवाई के समय अभिमन्यु टेंशन में कोर्ट में जा रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से वो अस्पताल में ही था। उसकी हालत काफी क्रिटिकल थी। अपने बेटे को इस तरह बिस्तर पर पड़े देख आखिर माया ने कहा, अरे दे दीजिए ना पैसे और पीछा छुड़ाइए उस बैडली लड़की से। हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। क्या हालत कर दी उसने मेरे बेटे की। कैसी बात कर रही हो तुम? भला हम क्यों पैसे दें? हम गलत थोड़ी ना हैं। और फिर इतने पैसे हमारे पास है भी नहीं। कोई हम अमीर घराने के तो है नहीं। हम भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। सुरेंद्र जी ने उसे समझाते हुए बोला, आप चाहो तो ये मकान बेच दो और उस लड़के से अपना पीछा छुड़ाओ। माया अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। आखिर मैं एक पिता हूँ। आखिरकार सुरेंद्र जी ने अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगाई। आखिर आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहे, बस इतनी सी मदद कर दीजिए कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। अभिमन्यु और उसके परिवार की स्थिति को देखकर कुछ लोग रागिनी के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुए और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि सामूहिक सम्मेलन में शादी हुई थी, तो वहां से रिकॉर्ड निकलवाइए ताकि ये प्रूफ हो सके कि शादी में कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं हुआ था और आप लोगों ने दहेज के नाम पर उनसे कुछ भी नहीं मांगा। आखिर ये सब करने के बाद रागिनी का केस थोड़ा कमजोर पड़ा। अभिमन्यु की स्थिति में अब पहले से सुधार है। अभी भी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। समाज के कई गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन रागिनी अभी भी 10 लाख रुपए के लिए अड़ी हुई है। उसे लगता है कि शादी के नाम पर पत्नी इतने पैसों की हकदार तो होती ही है।